नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वर्ण विचार और प्रश्नोत्तरी हिंदी, तो आज के इस वीडियो में आप वर्ण विचार को जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक बिल्कुल जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे कहते हैं। यानी कि वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द कहते हैं, विकल्प बी वर्ण कहते हैं, विकल्प सी वाक्य कहते हैं या फिर विकल्प डी उसे मात्रा कहते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी वर्ण इज राइट आंसर। देखिए बच्चों, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं ना, वो क्या है? बिल्कुल वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपका प्रश्न था कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिससे खंड टुकड़े ना हो, विकल्प बी वर्ण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जा रहा है, किसे कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि ध्वनि को कहते हैं, विकल्प बी अक्षर को कहते हैं, विकल्प सी वर्ण को कहते हैं या फिर विकल्प डी वाक्य को कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप सबके स्क्रीन पर स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए, है ना। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है ना, उसे विकल्प सी वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प या ध्वनि की, तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। वाक्य की बात अगर करते हैं तो वाक्य भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक क्या आप कह सकते हैं, भावात्मक इकाई है ना। और सबसे छोटी भाषा की इकाई जो होती है सार्थक इकाई शब्द है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से अगर शब्द आ जाए तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, वाक्य भाषा की सबसे छोटी भावात्मक इकाई है और बिल्कुल वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो छोटी इकाई वर्ण, लिखित छोटी इकाई वर्ण, सार्थक इकाई शब्द और भावात्मक इकाई वाक्य है भाषा की सबसे छोटी, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं इसे अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप सबका जो प्रश्न था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, विकल्प सी वर्ण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द कहते हैं, विकल्प बी वर्ण कहते हैं, विकल्प सी वाक्य कहते हैं या फिर विकल्प डी वर्णमाला कहते हैं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, वर्णमाला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है ना, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण होते हैं ना, तो वर्णों की एक माला बन जाती है, तो माला फाल वर्णमाला ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा सा समय लगता है उसको क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब स्वर का उच्चारण आप करते हैं ना, थोड़ा समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि वर्ण कहते हैं, विकल्प बी शब्द कहते हैं, विकल्प सी मात्रा कहते हैं या फिर विकल्प डी वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबका और उतना ही लाजवाब जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मात्रा इज राइट आंसर, है ना। जो स्वर वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण के उच्चारण करने में, बोलने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में वर्ण के कितने भेद हैं। अब वर्ण की बात आ गई, वर्ण के कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि वर्ण के 5 भेद हैं, विकल्प बी 3 भेद हैं, विकल्प सी 2 भेद हैं या फिर विकल्प डी 8 भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। वर्ण के 2 भेद हैं, है ना, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना रुकावट या बाधा के हो उसे क्या कहते हैं, है ना। बिल्कुल बहुत प्यारा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आई थिंक कि एक बार पीजीटी में पूछा गया है, एक बार केबीएस में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा।
अब यह है कि भाषा का स्वरूप थोड़ा सा बदल देता है ना। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना रुकावट के या बाधा के हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि व्यंजन वर्ण कहते हैं, विकल्प बी स्वर वर्ण कहते हैं, विकल्प सी शब्द कहते हैं, या फिर विकल्प डी वाक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट या बाधा के हो उसको कहते हैं विकल्प बी स्वर, है ना। देखिए जो स्वर का उच्चारण होता है ना बिना स्वतंत्र रूप से होता है। अब स्वतंत्र रूप से होगा तो किसी बाधा किसी रुकावट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, है ना। यानी कि स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं होता है वो वर्ण कौन से होते हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वर, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी मात्रा, या फिर विकल्प डी शब्द। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, व्यंजन इज राइट आंसर, है ना। स्वर का उच्चारण बिना किसी बाधा के उत्पन्न होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का जो उच्चारण होता है ना बाधा रहित होता है, उसके उच्चारण में बाधा या रुकावट आती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं हो पाता है। और जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर की सहायता लेते हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है? तो व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण होता है ना उसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है किसका? व्यंजन का। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी व्यंजन वर्ण इज राइट आंसर, है ना। प्रत्येक दिन सुबह आपको सुबह 7 बजे आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलेगी और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर आपको हिंदी व्याकरण की क्लास बिल्कुल लगातार मिलेगी। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब दोनों क्लासों में जुड़िए, सुबह 7 बजे और शाम को 3:40 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि 33 वर्ण है, विकल्प बी 11 वर्ण है, विकल्प सी 52, या फिर विकल्प डी 44। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। तो जो नए भाई बहन हैं बिल्कुल वो लोग नोट बनाते चलें और जो पुराने भाई बहन हैं वो अपनी तैयारी को जांचते परखते भी चलें, है ना। आप सबकी विशेष मांग है कि सर जो भी टॉपिक आप ले आए उस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्य को, है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आप व्याख्यात करते चलें। तो बिल्कुल व्याख्यात करते चल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्वर 11 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, ध्यान में रखिएगा। व्यंजन 33 है, ध्यान में रखिएगा। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब मूल अगर देखा जाए मूल वर्ण कितने हैं तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 ही हैं, है ना। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी स्वरों की संख्या 11 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, यानी कि देखिए स्वर के भेद की बात की जा रही है तो उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? विकल्प ए कहने कि 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, या फिर विकल्प डी 5। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर ढेर सारे भाई बहन इधर उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, सही जवाब आप दीजिए। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 3 है ना। देखिए जब आप उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद करेंगे ना तो उच्चारण के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात करें प्लुत स्वर का तो हिंदी में प्लुत स्वर का जो है प्रयोग नहीं होता है और प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ, है ना। जैसे आप कहते हैं ना इसमें एक मात्रा यानी कि 1 गुना टाइम लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व होता है। 2 मात्रा का समय लगता है यानी कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और 3 गुना समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। जैसे एक शब्द आता ओम, है ना। और ये प्रश्न अभी हाल ही में सीटेट का पेपर हुआ था तो एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर स्वर के भेद उसमें पूछा गया था उच्चारण के आधार पर। तो आप लोग जो लोग दिए होंगे जानते होंगे तो उसमें प्लुत भी आया था, ठीक है ना। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 के विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर किस विकल्प में है? विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई उ ह्रस्व स्वर है, विकल्प बी ए ऐ ओ औ है, विकल्प सी आ ई उ री है, या फिर विकल्प डी अंग और आ है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। आ ई उ री, है ना, यही मूल स्वर हैं और यही ह्रस्व स्वर हैं। बात करें आ ई उ दीर्घ, दीर्घ आ दीर्घ ई, ये तो दीर्घ स्वर है। ए ऐ ओ औ की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर है, ध्यान में रखिएगा।
और अंग आ की बात करते हैं तो भैया दोनों क्या आयोगवाह हैं, जिनमें अंग क्या है, एक अनुसार है और दूसरा विसर्ग है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। अब जो विकल्प असंगत है उसको आपको चयनित करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई उरी ह्रस्व स्वर है। विकल्प बी आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ स्वर है। विकल्प सी ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। और विकल्प डी अंग और आह प्लस स्वर है। तो कह रहे हैं कौन एक असंगत है। जो असंगत है उसी को बिल्कुल आपको विकल्प के रूप में चयनित करना है। और आप सब बिल्कुल बड़े तन्मयता के साथ, बड़े अनुशासन के साथ नियमित रूप से वीडियो में बने हुए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप सबका जवाब भी आ गया, इस विकल्प डी को ला किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब है और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। देखिए बात करें अंग और आ, अभी आपने देखा कि अंग और आ तो आयोगवाह है, ये प्लस स्वर नहीं है। प्लस स्वर तो ओम होता है, ओम जिसका 3 गुना लगे। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी जो है ये असंगत है। प्रश्न संख्या 12 है कि ओठ के आधार पर स्वर के भेद हैं, यानी कि ओठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि आवृत्ताकार एवं वृत्ताकार। विकल्प बी अनुनासिक और निरनुनासिक। विकल्प सी है अग्रपश्य और मध्य स्वर होता है। विकल्प डी है विवृत अर्धविवृत समृत और अर्धविवृत होता है। तो कह रहे हैं कि ओठ के आधार पर कौन सा स्वर का एक भेद है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 12 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, आवृत्ताकार और वृत्ताकार, है ना। देखिए जब ओठ से आप स्वर का उच्चारण करेंगे ना तो ओठ गोल हो जाता है, कभी कभी वृत्ताकार होता है और कभी कभी आवृत्ताकार होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल ओठ के आधार पर अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ता आवृत्ता। ठीक है, चलिए बात करें अनुनासिक निर्नासिक की बात अगर किया जाए तो अनुनासिक और निर्नासिक को देखा जाता है तो उच्चारण के स्थान के आधार पर ही है। ठीक है ना। अग्रपश्य की बात करते हैं तो ये जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर है। और विवृत विवृत अर्धविवृत समृत और समृत की बात की जाए तो भैया ये मुख आकृति के आधार पर स्वर का भेद है, तो ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में वृत्ताकार स्वर है। अब वृत्ताकार स्वर कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ ई। विकल्प बी ए ऐ। विकल्प सी है उ ओ औ या फिर विकल्प डी री है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 का जवाब आपको देना है कि इनमें कौन वृत्ताकार है। और अगर आप वृत्ताकार को पकड़ लेंगे तो जो बच जाएंगे वो आवृत्ताकार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर बात करते हैं ना तो बिल्कुल विकल्प कौन सा, विकल्प सी उ ओ आओ, है ना। देखिए उच्चारण करिए ओ, है ना, छोटा ओ बड़ा ओ आओ। देखो गोला बन जा रहा है, वृत्त बन जा रहा है ना। तो निश्चित रूप से ये 4 क्या हैं, वृत्ताकार हैं और बाकी जो जितने बच गए वो सब आवृत्ताकार हैं। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, एक ट्रिक बनाइएगा। उ ओ का है गोला है, उ ओ गोला है, बाकी सब बिना गोला के हैं। तो ध्यान में रखिएगा जिसमें ये हो और ये हो, यही वाले हैं, है ना। ये वृत्ताकार है, बाकी सब आवृत्ताकार हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर सही विकल्प नहीं है, यानी कि जिह्वा की स्थिति अगर देखेंगे तो उसके आधार पर सही वर्ड विकल्प नहीं है। विकल्प कह रहे अग्र स्वर में ई ए ऐ है। विकल्प बी मध्य स्वर में आ है। विकल्प सी कह रहे पश्च स्वर में ओ औ है। तो बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मध्य स्वर में आ ये है। तो कह रहे कौन विकल्प सही नहीं है, उसका जवाब आपको देना है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खासतौर से अग्रसर को लेकर के या फिर पश्चर को लेकर। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प डी को लाग किया जाए, मध्य स्वर में ये नहीं आते हैं, है ना। तो बिल्कुल बात करें अगर जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन होता है, ई ए, है ना। कभी कभी कोई शरारत होती, कोई बदमाशी होती है तो घर के मुखिया आपसे पूछते हैं कौन रहा, किसने बदमाशी किया, तो आप कहते हैं ई रहन और ये रहन। आगे कौन रहा, ई रहन और ए रहन, तो यह 2 लोग आगे रहन, ई दोनों ई और ए आए, इधर में रखिए अग्र हैं। आ उदासीन है, आ छोटा है तो उदासीन है, जो छोटा बच्चा उदासीन रहता है कुछ नहीं करता है। बाकी जितने बच गए वो पश्च हो गए, ओ औ, यही पश्च वाले हैं जो वृत्त वाले, ध्यान में रखिएगा। और यही वृत्ताकार हैं, यही पश्च वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा।
और बिल्कुल ऐसे क्लू की सहायता से आप इसे याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, जब भी हिंदी व्याकरण को पढ़ें, हिंदी साहित्य को पढ़ें, तो प्रेशर ना लें, प्रेशर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल हल्के में पढ़ते हुए चलना है, ट्रिक की सहायता से याद करते हुए चलना है, बार बार अभ्यास करना है। और आप सबकी तैयारी उस लेवल की है ना। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि नए हैं, तो उनके लिए 0 लेवल से हिंदी व्याकरण की जो क्लास है लगाई जा रही है, लगातार चलेगी। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से अपने जो प्रेम है ऐसा बनाए रखिए चैनल पर, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ में आ है, विकल्प बी ओ है, सी में ए है, या फिर विकल्प डी आ में। तो कह रहे हैं किसमें अनुनासिक स्वर नहीं है। अगर बात करते हैं हम लोग ना उच्चारण स्थान के आधार पर, तो अनुनासिक और निरनुनासिक 2 प्रकार का स्वर आपने देखा है। तो जितने भी स्वर हैं अगर उनके ऊपर चंद्रकाल की बिंदी लग जाती है तो अनुनासिक हो जाता है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, क्योंकि इसमें चंद्रकाल की बिंदी नहीं लगी है, तो ये निरनुनासिक है। जितने स्वर हैं अगर स्वर में अनुनासिक की बिंदी लग जाए, है ना, चंद्रकाल की बिंदु लग जाए तो अनुनासिक हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो निरनुनासिक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि विवृत, समृद्ध, अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध। विकल्प बी कह रहे हैं कि अग्रपश्च मध्य। विकल्प सी कह रहे हैं वृत्ताकार अवृत्ताकार। विकल्प डी कह रहे हैं ह्रस्व दीर्घ पुलुत। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप दीजिए, है ना, कि मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया कि सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। मुख की आकृति के आधार पर जो मुख होता है ना, विवृत, समृद्ध, अर्धवृत्त, अर्धसमृद्ध, ध्यान में रखिएगा, है ना। कुछ लोग वृत्ताकार अवृत्ताकार कर रहे हैं, तो वृत्ताकार अवृत्ताकार मुख नहीं, ओठ है, ध्यान में रखिएगा, ओठ के आधार पर, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात अगर हम लोग करते हैं तो उच्चारण के स्थान पर है। अग्रपश की बात करते हैं तो जीभ या जिह्वा के आधार पर है। तो कहने का से सबको रट्टा लगाना है ना, रट्टा लगाइए। विवृत, समृद्ध, अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध किसका, तो बोले मुख के आधार पर। अग्रपश बिल्कुल मध्य, जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर, है ना। वृत्ताकार अवृत्ताकार तो ओठ होता है, तो ओठ के आधार पर। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की बात करते हैं तो उच्चारण, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। मुखाकृति के आधार पर पूछा गया है तो विकल्प ए को आप बिल्कुल चयनित करिए, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। और नहीं है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लोग खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि हरदेव बाहरी के अनुसार स्वर का वर्गीकरण है ना। बात करें हरदेव बाहरी जी के अनुसार स्वर का वर्गीकरण है। विकल्प कह रहे कोमल तालब की बात करते हैं तो आ को कहते हैं। विकल्प बी कोमल तालब की यानी कठोर कोमल, और विकल्प बी काठोर तालब ई है। विकल्प सी कह रहे ओठ को ओ और कंठ को ए औ कहते हैं, और कंठ तालु को ओ औ कहते हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त है सभी, है ना। प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, सोचिए समझिए और इसके बाद उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल आपको सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल विकल्प डी देखा आपने और उत्तर फौरन शुरू, ठीक है ना, क्योंकि अभी कल ही बता रहे थे आप लोग कि सरकारी उत्तर है, तो बिल्कुल सरकारी उत्तर है ना। विकल्प डी इज राइट आंसर। देखिए, बात करें कोमल तालु, देखिए जो बाहरी व्यक्ति है ना, तो बाहरी व्यक्ति, ट्रिक बनाइएगा, बाहरी व्यक्ति, बाहरी को हम हरदेव बाहरी जी को हम बाहरी कह रहे हैं, तो बाहरी व्यक्ति क्या करता है, कोमल कठोर, कोमल कठोर, ओठ, कंठ और तालु, ध्यान में रखिएगा। जो बाहरी व्यक्ति है वो कहता है कि स्वर भैया कोमल है, कठोर है, फिर ओठ है, फिर कंठ है, फिर तालु है ना। तो इसको क्रम बनाइए, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, है ना। इसी रूप में ध्यान में रखिएगा और 2-2 वर्णों को डालते चलिए, है ना। कोमल में दोनों आ, कठोर में दोनों ई, ओठ में दोनों ऊ, कंठ में ए है और कंठ तालु में ओ आओ, है ना। और देखो कंठ तालु, कंठ तालु, ध्यान में रखिएगा ये, है ना। तो निश्चित रूप से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कोमल तालब कौन है, कठोर तालब कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कोमल कौन है, बाहरी लोग कहते हैं, बाहरी लोग कहते हैं कोमल। कोमल शुरुआत करिएगा आ और कठोर ए,
है ना। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने के बाद भी ये आसान सा प्रश्न, सहज सा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी को आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 18 की पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के भेद हैं, है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि स्वर के 2 भेद हैं, विकल्प बी 3 भेद हैं, विकल्प सी 4 या फिर विकल्प डी 5 भेद हैं। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की बात की जाए, है ना, हिंदी का आप देखा होगा, बहुत सुंदर व्याकरण इन्होंने लिखा है, तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 2 भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, है ना। मूल स्वर आ ई उ और री, है ना। इसके बाद जितने भी आद स्वर हैं वो सब क्या हैं, बिल्कुल उसको आप कह सकते हैं कि सर वो सभी क्या हैं, संधि स्वर हैं। और संधि स्वर में भी 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है ना, जिसकी चर्चा भी आपने पूर्व किया था और आगे हम लोग करेंगे भी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मूल स्वर की बात करें तो आ ई उ री, ये संगत है। विकल्प बी दीर्घ आ ई उ दीर्घ स्वर है। विकल्प सी कह रहे हैं संयुक्त स्वर आ ए ऐ ओ औ है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी संगत है। तो बिल्कुल सोच समझ कर आपको जवाब देना था और आपने बिना सोचे समझे सरकारी उत्तर दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। और इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि बिल्कुल ये जो तथ्य है ना, ये तथ्य आपके दिमाग में छप जाए और आज की इसी क्लास में ही आपको रट जाए, हमेशा के लिए आपका जवाब पक्का हो जाए। बिल्कुल देखिए, मूल स्वर आ ई उ री है, दीर्घ स्वर दीर्घा दीर्घ ई दीर्घु, संयुक्त आ ई मिलके ए होता है और आ ए मिलके ऐ होता है, आ उ मिलके होता, आ और ओ मिलके अ होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये संयुक्त स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये मूल स्वर है ना। तो आज के बाद यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब मैं बाद में व्याकरण के संपूर्ण प्रश्नावली बनाऊंगा तो निश्चित रूप से उसमें बिल्कुल छकाने वाले प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पर स्टार लगाइए और प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में सवर्ण स्वर कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई और उ। विकल्प बी उ आ ई, विकल्प सी कह रहे हैं आ ई उ, या फिर विकल्प डी दीर्घ ई दीर्घ उ और आ। तो कह रहे कौन है, कौन सवर्ण स्वर है, और आप सबका जवाब भी धीरे से आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। आ ई ई और उ ये सवर्ण स्वर है। सवर्ण मतलब उसी का जो सजाती वर्ण होता है उसी को सवर्ण कहते हैं। जैसे आ तो आ का दीर्घ रूप बड़ा, है ना, ई का दीर्घ रूप, उ का दीर्घ रूप, है ना। ये 3 जोड़ा आप कह सकते हैं कि सवर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इसी को सजाती स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में अयोगवाह शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अंगाह, विकल्प बी आ ई उ री है, विकल्प सी ए ऐ ओ औ है, या फिर विकल्प डी का ख ग घ है। तो सोच के समझ के विचार करके जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 21 का, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अंग और आह जो है ना, ये बिल्कुल आयोगवाह है। और बात करें आयोगवाह की, तो आयोगवाह का मतलब है कि ऐसा वर्ण जो ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में हो। जब स्वर में भी नहीं है और व्यंजन में भी नहीं है तो इसका आयोग हो गया। अब आयोग, आ माने नहीं योग हो रहा है, मेल हो रहा है स्वर से भी और व्यंजन से। वाह, योग ना होने पर भी जिसको वाह कर लिया जाए, साथ ले लिया जाए, तो ये जो अंग हो रहा है ना, इनका मेल नहीं हो रहा ना तो स्वर से ना से व्यंजन से, फिर भी इसको स्वर ने अपने साथ ले लिया गया, इसलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आ के साथ ही इसका आयोग होता है, इसलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आ में देखेंगे आ और माँ है और आ में देखेंगे आ और हा है, तो इस कारण से भी ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसका योग नहीं हो रहा है, इस कारण से आयोगवाह है। तो मैंने आपको तीनों कारण बता दिया। तीनों कारण हैं, अलग अलग लोगों का मानना है, अलग अलग विद्वानों की ऐसी परिभाषा है कि आ के साथ जिसका योग हो उसे आयोग कहते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि योग ना होने पर भी जिसको स्वर ने अपने साथ ले लिया उसे आयोगवाह कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आ और माँ अम है, आ और हा अह है, तो आ और माँ दोनों स्वर और व्यंजन दोनों हैं, स्वर और व्यंजन है, दोनों का योग है, इस कारण से इसको आयोगवाह कहते हैं। तो फिलहाल आयोगवाह की बात आ जाएगी तो विकल्प ए अंग आ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में अनुस्वार कौन है। विकल्प ए कह रहे कि री है, विकल्प बी अंग है, विकल्प सी आ है, या फिर विकल्प डी आ है। तो सोच समझ कर आपको जवाब देना होगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए,
अंग जो होता है ना ये अनुसार है और अह जो है विसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 22 का जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सभी स्वर जो है महाप्राण होते हैं, विकल्प बी सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, विकल्प सी सभी स्वर घोष होते हैं और विकल्प डी है कि बी और सी दोनों सही है। तो आप सबको जवाब देना है प्रश्न संख्या 23 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल बेहतरीन है और आप सबका जवाब भी बिल्कुल लाजवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प बी और सी इज राइट आंसर, है ना। बी और सी की बात करते हैं तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसके पूर्व जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, स्वर अल्प घोष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 24 कि निम्न में विवृत स्वर कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ है दीर्घा, विकल्प बी ए ऐ औ है, या फिर विकल्प सी ई दीर्घ ई ओ है, या फिर विकल्प डी ए और औ है, ए और ओ है। तो सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए कि इनमें विवृत स्वर कौन सा है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आ दीर्घ आ इज राइट आंसर, है ना। और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अब जब खुला हुआ होता है तो उसको कहते हैं आ। जब भी आप आ की उच्चारण करेंगे, आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है, तो उसे कहते हैं खुला हुआ, है ना। और इस ट्रिक का प्रयोग जो है डॉक्टर साहब लोग करते हैं। आप कभी छोटे से रहे होंगे तो जो डॉक्टर आपसे कहते भैया मुंह खोलो, तो डर बस हम लोग मुंह नहीं खोलते थे, तो डॉक्टर कहते थे आ बोलो, जैसे आप कहते आ मुंह खुल जाता है ना। तो आज भी हम लोग बच्चों को लेकर जब अस्पताल जाते हैं या हम लोग बच्चे रहते हैं तो डॉक्टर साहब लोग इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं आ बोलो, जैसे आप आ बोलेंगे मुंह खुल जाएगा। तो मुंह खुलेगा मतलब आ जो है विवृत स्वर है, ध्यान में रखिएगा। तो दीर्घ आ विकल्प ए इज राइट आंसर। संख्या 25 है कि निम्न में उच्चारण संगत नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी री, या फिर विकल्प डी ऊ। तो देखिए इनमें उच्चारण स्थान पूछा गया था और थोड़ा सा जो यहाँ पर देखा जाए तो कट गया है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं। आ की बात करें तो यहाँ पे कंठ कर लीजिए, ई की बात करें तो यहाँ पे तालु कर लीजिए, री की बात करते हैं तो यहाँ पे मूर्धा कर लीजिए, और ऊ की बात करते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, कंठ कर लीजिए। आप कंठ कह रहे कौन एक संगत नहीं है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब यहाँ पे विकल्प ऊ हो जाएगा, है ना। विकल्प ऊ कहने का मतलब था कि जितने स्वर हैं उन सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है उसको परिचित कराना मेरा उद्देश्य था, लेकिन जल्दबाजी मुझे लग रहा है ये विकल्प कहीं से जो है छूट गया, तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। देखिए बात करें आ तो दोनों कंठ से है, शुरुआत कंठ से है। ए दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। री की बात करते हैं तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ध्यान में रखिएगा। बात करें ऊ और ऊ तो बिल्कुल ओठ है ना। और इसके बाद ए ऐ आता है, ए ऐ, तो ए ऐ की बात करते हैं तो कंठ तालु है, और ओ आओ की बात करते हैं तो बिल्कुल कंठोष्ठ है, ओ कंठोष्ठ, ओ आओ कंठोष्ठ, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आप सब समझ गए होंगे कि आ कंठ, ई तालु, री मूर्धा, ओ ओठ, ध्यान में रखिएगा, है ना। और कंठ तालु ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप इसी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। यानी कि निम्नलिखित विकल्प को आप देखिए और कह रहे हैं कि उसके आधार पर उत्तर दीजिएगा कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। विकल्प कह रहे हैं कि 35 वर्ण है, विकल्प बी 11 वर्ण है, विकल्प सी 44 वर्ण है, या फिर विकल्प डी 52 वर्ण है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 35 वर्ण इज राइट आंसर। बिल्कुल मित्रों, आप सब बिल्कुल किसी भी प्रकार का इस पर प्रश्न पर संदेह और डाउट ना करें, है ना। बात करें हिंदी में व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण 33 ही हैं। मैं 35 आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर 33 वर्ण ना हो और विकल्प में आपको 35 वर्ण दिखाई दे तो बिल्कुल आप 35 पर लगाइएगा जब 33 ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 26 में 33 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए आप 35 कर रहे हैं,
और 35 करने का मतलब है कि इसमें जो दो गुण हैं डॉट ढ, तो इस डॉट ढ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस हिसाब से 35 वर्ण हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सब दिमाग पे इसको रख लीजिएगा। और ऐसा मानना जो आर्यन शर्मा जी का मानना है कि हिंदी में 35 वर्ण होते हैं, क्योंकि इन्होंने डा और ढा यानी कि जो दुगुण व्यंजन है, जो उत्थित व्यंजन है, जो ताड़नदात व्यंजन है जिसे आप, है ना, तो उसको भी इसमें जोड़ करके 35 हो जाता है। और अगर विकल्प में 33 है तो उत्तर आप 33 को दीजिएगा। फिलहाल इस विकल्प में 33 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ये 35 वर्ण इज राइट आंसर। बात करें विकल्प बी 11 वर्ण, तो 11 स्वर होते हैं। बात करें 44 वर्ण की, तो 44 जो है मूल व्यंजन है, ठीक है ना। और 52 की बात करते हैं तो कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 26 का बहुत बेहतरीन सा उत्तर विकल्प है ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं। अब व्यंजन के कितने भेद हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि 2 भेद हैं, विकल्प बी 3 भेद हैं, विकल्प सी 4 भेद हैं, या फिर विकल्प डी 5 भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 3 भेद इज राइट आंसर, है ना। बात करें किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी जो व्यंजन है ना, व्यंजन के 3 भेद हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन, दूसरा आप कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा व्यंजन है वो बिल्कुल उसमें व्यंजन है, ठीक है ना। स्पर्श की बात करते हैं तो का से लेकर माँ तक 25 हैं, अंतस्थ यार अलावा ध्यान में रखिएगा, यार अलावा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा अंतस्थ है। और बात करें उसमें तो बिल्कुल उसमें सा हा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी 3 भेद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में स्पर्श व्यंजन हैं। अब कह रहे हैं कि इनमें कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि का से माँ तक के जो वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन है, विकल्प बी कह रहे हैं कि यार अलावा स्पर्श व्यंजन है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सा हा स्पर्श व्यंजन है, या फिर विकल्प डी छात्रा ज्ञा, है ना, छात्रा ज्ञा और स्रा स्पर्श है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, फिर भी इस तरह के प्रश्न कभी कभी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं कि अच्छी तैयारी होने के बाद भी एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमारा प्रयास है कि आप सबकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने का बिल्कुल, है ना, एक अभियान चल रहा है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको व्याकरण के माध्यम से आपकी समझ सोच सबको विकसित करने का प्रयास है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। का से माँ तक के जो वर्ण होते हैं कुल 25 वर्ण हैं, है ना। ये 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो कंठ से लेकर के कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, है ना, ओठ आदि किसी न किसी उच्चारण स्थान को जरूर स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करने के कारण ही इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चूँकि ये जो का से माँ तक के वर्ण है ना, ये 5 वर्ग में होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इस कारण से इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन या इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, और इसका एक नाम और आता है अस्पृष्ट व्यंजन, ये ध्यान में रखिएगा। अस्पृष्ट व्यंजन भी इसको कहते हैं और इसको अस्फुटात्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, जो भाई बहन नए हैं, अब बिल्कुल आप लोग अपनी नोटबुक में इस तरह के प्रश्न जो आते हैं जो थोड़ा सा हटकर होते हैं तो उसको बिल्कुल बगल में नोट भी करते चलें, ठीक है ना। तो इसी को आपने समझ लिया कि वर्गीय व्यंजन, अस्फुट ध्वनियाँ आपने देखा, और इसी को आपने क्या कहा, स्पर्श व्यंजन कहा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विकल्प बी के पास अगर हम लोग चलें तो बिल्कुल विकल्प बी को भी, इसकी भी सर्जरी की जाए तो बिल्कुल यारा लव, यानी कि यारों में लव है, तो बिल्कुल अंतस्थ हैं। अंतस्थ इसलिए कहा जाता है कि अंतः धन अस्त, है ना, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं ना तो इनका उच्चारण करते समय ये भी हल्का स्पर्श करते हैं, तो हल्का स्पर्श करने के कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यारों में लब होता है क्योंकि यार जो एक दूसरे के अंतस्थ होते हैं, करीब होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ठीक है। बात करें विकल्प सी की तो सा बिल्कुल उसमें व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण किया जाता है ना तो इनके उच्चारण करते समय बिल्कुल रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ से बिल्कुल उष्मा पैदा हो जाती है,
इस कारण से इसे उसमेय व्यंजन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आपने देखा होगा ना कि जो 3 साधु हैं, सा सा सा, मैं तीनों सा को साधु कहता हूँ, तो 3 साधु जो है ना बड़े उसमें होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सत्संग लोग होते हैं ना, जो साधु लोग होते हैं, बड़े उसमें और खड़ूस होते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कि शराब तक दे देते हैं, भैया लो शराब, साप लो, ठीक है ना। तो यही दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सा साहा तीनों साधु क्या हैं, बिल्कुल उसमें है। और उसमें का मतलब होता है कि इनके उच्चारण करने से रगड़ होता है और रगड़ से उसमें पैदा होती है। आप उच्चारण करके देखिए सा सा सा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें विकल्प डी की, तो बिल्कुल विकल्प डी जो आप देख पा रहे हैं ना, ये 4 वर्ण बिल्कुल क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि इसमें आप देखेंगे ना कि 2 व्यंजन होंगे और 1 स्वर होगा, ठीक है ना। अब 2 व्यंजन जैसे बात करें हम लोग छा की, तो आधा का है ना, बिल्कुल आधा का और सा, यहाँ पे देखेंगे सा, और सा में भी आ होता है, तो आधा का, आधा सा और आ, सा हो गया, ठीक है। इसी तरह से आधा ता और रा में भी आ है और आ है, त्रा। इसी तरह से आधा जा और आधा या और आ, जा। और इसी तरह से आप देखेंगे आधा स्व, आधा र और आ, ठीक है ना। तो आपने देखा जब इसका आपने सर्जरी किया तो आधा का, आधा सा और आ, है ना, सा में भी आ है। तो आपने क्या देखा कि एक वर्ण में बिल्कुल 2 व्यंजन और 1 स्वर है। अब 2 व्यंजन 1 स्वर होने के कारण इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी और किसी व्यंजन को अगर आप देखेंगे ना तो उसमें 1 व्यंजन होगा, 1 स्वर होगा, 1 व्यंजन होगा, 1 स्वर होगा, तो इस कारण से इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उस व्यंजन की 4 और अंतस्थ की 4, तो ये बिल्कुल 4 4 8 4 3 12 हो गए और 25 ये है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 25 4 29 4 33, ये ध्यान में रखिएगा, 25 4 29 4 33। तो कहने का आशा है कि इनको आप देख लीजिएगा, है ना। और सबको आप काउंट भी कर सकते हैं कि 25 वर्गीय व्यंजन, कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो 25 है। और एक वर्ग में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, तो 5 होते हैं। तो 25 अंतस कितने हैं, 4 हैं, है ना, उसमें कितने हैं, 4 हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यही मूल है, मूल यही है, 25 4 29 4 33 जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन मूल है। बाकी इसको आप देख ही रहे हैं, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसका नाम ही है संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको सही कर लिए होंगे। और कभी कभी एक प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि छा, है ना, छा, तो आधा का और सा, ऐसे आपको विकल्प दे देता है, इससे बना है। लेकिन अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए कि आधा का और फिर आधा सा और इसके बाद आ मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये विकल्प सही होगा, ये ध्यान में रखिएगा मित्रों। इस तरह से प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से त्रा की बात आप करें तो आधा त, आधा र और आधा या, ठीक है ना। तो कहने का आशा है कि बिल्कुल मैंने जो चर्चा किया है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियसली ले लीजिएगा। और अगर जिन भाई बहनों को बिल्कुल इस अभी नई तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान नहीं था इसकी जानकारी नहीं थी, तो निश्चित रूप से आप लोग इसको नोटबुक में दर्ज करते चलें और बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। देखिए प्रश्न आ ही गया है ना, स्टार लगाइए और बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे कि यार अलावा है, विकल्प बी ससाहा है, विकल्प सी छात्राज्ञा अवसरा है, या फिर विकल्प डी बिल्कुल काखा गागा अंगा है। तो सोचिए, समझिए, विचार करके प्रश्न संख्या 29 का जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब आ गया कि सर अंतस्थ तो वही है जो यारों में लब है। तो यारों में लब, यार अलावा, ध्यान में रखिएगा, यार अलावा अंतस्थ है, ध्यान में रखिएगा। सासाहा की बात करते हैं तो बिल्कुल उसमें व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण करने से रगड़ होती है, रगड़ से उसमें पैदा होती है ना। साधु लोग वैसे भी खड़ूस होते हैं, उसमें होते हैं। और छात्राज्ञा की बात करते हैं तो सर ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये ध्यान में रखिएगा। काखा गागांगा की बात करते हैं, वर्गीय व्यंजन है और का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल बिल्कुल आप सबका सही जवाब था कि विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि ड और ढ वर्ण कहलाते हैं। विकल्प कह रहे कि ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं, विकल्प बी उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं, विकल्प सी कह रहे कि नव विकसित व्यंजन इसे कहते हैं, इसी को दुगुण कहते हैं और इसी को दो स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं, है ना, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। और विकल्प डी को आप लोग खुद कहते हैं कि सर ये सरकारी जवाब होता है, तो बिल्कुल सरकारी जवाब। और जब भी मैं इस तरह के प्रश्न निर्माण करता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि प्रश्न संख्या 30 के माध्यम से जितने भी डाव ढा से संबंधित
नाम हैं, सभी नाम को बिल्कुल आप एक जगह एकत्रित कर लें, नोट्स बुक में अपने दर्ज कर लें कि ये जो डाढ़ा आप देख रहे हैं ना, डड्ढा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। विकल्प ए बिल्कुल ताड़न जात इसे कहते हैं, यही ताड़न जात वर्ण है क्योंकि इसके बिंदी देख रहे हैं नीचे लगी हुई है ना, ध्यान में रखिएगा, ताड़न जात वर्ण। विकल्प बी इसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, किसको इसका उच्चारण होता तो उछलता हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। नव विकसित है, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें दो गुण है, ये हिंदी वर्णमाला में 2 बार आता है, 2 गुण है और 2 स्पृष्ट है 2 बार, इसका दोनों का अलग अलग उच्चारण ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल बिल्कुल, है ना, ये कहीं कहीं इसको नए मेहमान भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 30 का जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में आगत व्यंजन कौन से हैं। अब आगत व्यंजन कौन से हैं? विकल्प ए कह रहे काखा गाघा अंगा है, विकल्प बी क ख ग ज फ है, विकल्प सी कह रहे डड्ढा है, या फिर विकल्प डी आ है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सावधानी पूर्वक इसका जवाब देना है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, क ख ग ज फ, है ना। बिल्कुल बात करें हिंदी में तो आगत यही है, आगत व्यंजन यही है, ध्यान में रखिएगा। और एक स्वर इसमें विकल्प डी रहे हैं आ, ये स्वर है, एक आगत स्वर है। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि हिंदी में आगत व्यंजन कितने हैं, तो बिल्कुल 5 हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और हिंदी में आगत स्वर कितने हैं? 1 हैं, ध्यान में रखिएगा। और बात करें जो का है, खा है, गा है, जा है और फा है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, का और खा, ये का और गा, तो का और गा जो आप देख रहे हैं का ग, तो ये का और गा में परिवर्तित हो गया, खा खप गया। और जो आपके पास बचा जा और फा, यही 2 बचता है, यही 2 हिंदी में आपको मिलता है। बाकी आप धीरे धीरे देखे होंगे ना कि का और गा तो बिल्कुल का और गा में परिवर्तित हो गए, खा खप गया, जा और फा यही 2 मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए डाढ़ा की बात आप करें तो बिल्कुल डाढ़ा को आप देखिए रहे हैं, डाढ़ा ताड़न जाट है, उक्षिप्त हैं, नवविकसित हैं, मेहमान वर्ण है ना, तो बिल्कुल देगुण हैं, 2 स्पृष्ट हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और काखा गा की बात करें तो बिल्कुल काखा गाघा अंगा, ये बिल्कुल वर्गीय व्यंजन है और का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये स्वर है, तो देखिएगा कि हिंदी में आगत स्वर 1 है, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 31 का जो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में वत्स्य वर्ण कौन सा है, वत्स्य व्यंजन कौन सा है। विकल्प कह रहे कि ताथा दाधा ना है, विकल्प बी ना सा ज र ल है, विकल्प सी कह रहे हा है, या फिर विकल्प डी पापा बाबा माँ और ओ है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। सोच समझकर विचार थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। बिल्कुल नस जरल, अब नस जरल को आप कर लीजिएगा तो वर्ष होता है। और आप एक क्लू बना लीजिएगा कि सजल नर, है ना, नर सजल, ये ध्यान में रखिएगा, सजल या सजल नर या नस जरल, जो भी आपके दिमाग में आ जाए। तो नर सरल, नर सजल, नर सजल, है ना। जो नर सजल होता है ना वो वत्स होता है, ध्यान में रखिएगा, वत्स होता है, वत्स वत्स वत्स, है ना। कौन? नर सजल, यानी कि न स ज र ल, ये ध्यान में रखिएगा। इनमें से कभी कभी रा दे दिया या ला दे दिया और पूछ लिया कि वत्स कौन है, तो बिल्कुल ला या रा या ना या कोई भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं 5 वर्ण, ये वत्स व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तथा दना की बात करें तो ता था दा ना को देखेंगे तो, है ना, द इसी मिल गया, ना मिल गया ता, दंत मिल गया तो दंत है, ध्यान में रखिएगा, दंत इसी मिल गया तो दंत। हा की बात अगर हम लोग करें तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 में आप देख पा रहे हैं हा, बिल्कुल ये स्वर यंत्रमुखी वर्ण है, इसे आप कह सकते हैं स्वर यंत्रीय, है ना। इसे काकल्य भी कहा जाता है। अगर किसी में काकल विकल्प में हो तो पहले आप काकल को लगाएंगे और नहीं तो कंठ के अंतर्गत भी इसका उच्चारण होता है। बात करें पापा बाबा माँ और ऊ और ओ, तो बिल्कुल आप जानते हैं ना कि ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, पापा बाबा माँ और ओठ, है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखे होंगे जब बच्चा छोटा सा रहता है ना तो बिल्कुल उसके पास दांत नहीं होते हैं। जब दांत नहीं होते तो दोनों ओठों को चिपका करके वो बोलता पापा, है ना, या मामा या बाबा बोल दिया, तो बिल्कुल जो माताएं और पिताजी लोग होते हैं ना बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बाबू बिल्कुल पापा बोल रहा है, मामा बोल रहा है, बाबा बोल रहा है। तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ओठ को चिपका करके वो बोल रहा था।
इस कारण से इसे ओष्ठ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो पापा पापा ओठ से बोलता है, ध्यान में रखिएगा ओष्ठ उच्चारण स्थान है। अगर परीक्षा में आपको ये वर्ण दिख जाए तो निश्चित रूप से ओठ को लगाइएगा और इसका जो सही अंक है अपनी झोली में भर लीजिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो व्याकरण की जो स्थिति है ना बहुत मजबूत हो जाएगी और व्याकरण से आप झोली झोली भर भर के नंबर ले जाएंगे। तो फिलहाल आप सबका जवाब था विकल्प बी, नर सजल इज राइट आंसर, न स ज र ल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि प्रश्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। अब प्रश्न के आधार पर कह रहे हैं कि विकल्प कह रहे हैं कि अघोष और सघोष, विकल्प बी अल्पप्राण महाप्राण, विकल्प सी जिह्वा या अन्य अवरोध के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है, या फिर विकल्प डी सभी। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। और इस प्रश्न के माध्यम से आप सबको बिल्कुल परिचित कराना था कि प्रश्न के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल अघोष सघोष होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण होते हैं और जिह्वा के आधार पर एवं अन्य अवरोध के आधार पर इसके भेद होते हैं। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष नहीं है, यानी कि है ना एक अघोष नहीं है बाकी सब अघोष हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि काखा और ताथा अघोष हैं, विकल्प बी चाछा टाठा और पाफा अघोष हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि हा ड ढ अघोष हैं, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि फा सा साहा। तो कह रहे हैं कि कौन इनमें अघोष नहीं है ना, यानी कि बाकी सब अघोष हैं और एक अघोष नहीं है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ह ड ढ, है ना, ये बिल्कुल अघोष नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप इसे कह सकते हैं सघोष है ना। अब कैसे दिमाग में रखा जाए कि अघोष और सघोष आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए। तो देखिए मित्रों, हमारे एक मित्र थे, जब मैं शुरू में हिंदी तैयारी शुरू करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्लू बनाया कि एक दो लोग को आप कहते हैं आ घुस जा, आ घुस जा। आ घुस को उन्होंने कहा आ घुस जाओ, किसको? एक दो लोग को कहते हैं। तो यानी कि पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। पहला दूसरा अघोष है। आपके पास कोई बाइक है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, तो एक दो लोगों को जो पहले आएंगे उसको क्या करेंगे? आ घुस जाओ। तो आ घुस का मतलब पहला दूसरा अघोष, है ना। इसके अलावा किसको? इसके अलावा जो कुछ सज्जन व्यक्ति होंगे, साधु लोग होंगे, तो तीन सज्जन को आप कहेंगे घुस जाओ। बाकी जितने सब बच गए वो सब कहाँ पे चले गए? वो हो गए बिल्कुल साघोष, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, निश्चित रूप से। और आप विकल्प में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फा आगत जो है ना, ये भी बिल्कुल आप कह सकते हैं अघोष है। तो फिलहाल आप सबका जवाब बिल्कुल सही था कि सर केवल ये हा डा ढा जो है अघोष नहीं है। बाकी चूँकि पहला दूसरा वर्ण है तो इसलिए अघोष होगा। एक दो को आप कहते हैं पहले दूसरे को आ घुस जाओ, और जो तीन साधु हैं उनको कहेंगे। और देखिए जो आगत फा है इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में सघोष वर्ण नहीं है। अब देखिए इनमें एक सघोष वर्ण नहीं है, तो बिल्कुल आपने अघोष देख लिया कि पहला दूसरा तीन साधु और फा, ठीक है ना। चलिए विकल्प ए में देख रहे हैं कि ग घ अंगा सघोष नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि ड ढ जा सघोष नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं यार अलावा सा नहीं है, या फिर विकल्प डी का खा गा नहीं है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा सा प्रश्न है, जानबूझ करके इस प्रकार के प्रश्न का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन आप सबको बिल्कुल सही जवाब का चयन करना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, का ख ग, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सघोष की बात करते हैं ना, तो सघोष में आपने देखा है कि बिल्कुल 3, 4, 5 वर्ण होना चाहिए। सघोष में कौन होना चाहिए? 3, 4, 5, यानी कि तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण होना चाहिए। और उसके अलावा कौन होना चाहिए? उसके अलावा ड ढ और जा, ड ढ जा, और यारों में लब, या रा ला वा, ये ध्यान में रखिएगा। तो या रा ला वा हा, या रा ला वा। देखो सा सा हा था ना, तो वहाँ पे सा सा था, हा नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हा भी आ जाएगा, यारों में लब भी होगा। तो यारों में अगर लब है तो बड़ा घोष करेंगे, घोष माने सघोष, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3, 4, 5 लोग बहुत घोष करते हैं, यारों में लब है वो लोग घोष करते हैं, और जो दुगुड़ वाले हैं, बिल्कुल ताड़न जात वाले हैं, ये भी घोष करते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से अब आप सबका जवाब जो था विकल्प
डी का खा गा इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ड था, इसलिए सगोश है। डॉ ढा की बात करते हो जा, बिल्कुल द्विगुण है और ध्यान में रखिएगा यही द्विगुण है। ताड़नदाज से उक्षिप्त है तो बिल्कुल उक्षिप्त किस में आएंगे, सगोश में आएंगे। यारों में लब है तो ध्यान में रखिएगा यार अलावा, यहाँ पे शाह नहीं बल्कि हा होना चाहिए था, ये ध्यान में रखिएगा यार अलावा हा, है ना। यारों में लब है तो ये भी सगोश है। और का खा पहला दूसरा वर्ण है, गा है तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 35 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ये सगोश नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अल्प प्राण, विकल्प बी महाप्राण, विकल्प सी है कि ए और बी दोनों, या फिर विकल्प डी अघोष एवं सघोष। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों ही राइट आंसर, है ना। श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ये ध्यान में रखिएगा। और अल्प प्राण और महाप्राण को भी आगे आप लोग देखेंगे। स्टार लगा लीजिए और नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि क ग अंग, विकल्प बी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि या रा ला वा अल्प प्राण है, और विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सरकारी जवाब इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब सरकारी जवाब था। और इस प्रश्न के माध्यम से जो अल्प प्राण है ना, सारे अल्प प्राण के से संबंधित जो वर्ण आते हैं उनसे परिचित कराना मेरा उद्देश्य था, है ना। बात करें अल्प प्राण की तो देखिए एक अल्प होता है, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, है ना। 1 3 5 देखिए अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा, है ना। तो 1 3 5 यानी कि पहला अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा। तो 1 3 5 जो होता है ना, ये अल्प होता है। आप बोलिए जैसे कहें क ख ग घ ङ, है ना। तो एक अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। तो 1 3 5 जो है अल्प प्राण होता है। जितने भी वर्ग हैं तो पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है, ध्यान रखिए इसका। और दूसरा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। या रा ला वा बिल्कुल अल्प प्राण होते हैं। और जो दो गुण आप देखते हैं ना, दो गुण में पहला वाला डॉ डॉ ये भी अल्प प्राण होता है, दूसरा वाला महाप्राण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डॉ डॉ द्विगुण का डॉ ये भी अल्प प्राण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था बिल्कुल सही था, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर इसको चाहे नोट कर लीजिए कि अल्प प्राण की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, दूसरा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तीसरा यारा लावा है, ये ध्यान में रखिएगा। और चौथा जो ताड़न जाट का पहला है डॉ, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब था कि विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि महाप्राण वर्ण के विषय में सही नहीं है। अब महाप्राण के विषय में क्या सही नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। विकल्प भी कह रहे हैं कि खा घ छ झ ठा ड था धा फा और भा, यानी कि दूसरा चौथा वर्ण आप देख पा रहे हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि का ग अंगा, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प डी सा 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 हा और ढ, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आना चाहिए, क्योंकि जो अल्प से बच गए सब महाप्राण हो जाएंगे। और अल्प में देखा था 1 3 5, आपने देखा था यारों में लब, सभी स्वर और ताड़न जात का पहला देखा था। तो निश्चित रूप से आप सबका सही जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। का ग अंगा पहला, तीसरा, पांचवा है और पहला, तीसरा, पांचवा होने के कारण क्या है, ये बिल्कुल अल्प प्राण नहीं, महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण है, ध्यान में रखिएगा। बात करें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तो बिल्कुल सही है, महाप्राण होता है, जैसे आप देख रहे हैं दूसरा चौथा वर्ण, है ना। और तीनों जो सा सा हा हैं ये बिल्कुल महाप्राण होते हैं और बिल्कुल द्विगुण का दूसरा ढ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कंठस्थ कर लीजिएगा और अगर आपको थोड़ा सा भी आवश्यक लगे तो अपनी नोटबुक में इसको दर्ज कर लीजिएगा। और बच्चों प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन में आपको मिलती है।
और प्रत्येक दिन शाम को इसी समय यानी कि 3:40 पर हिंदी व्याकरण की लाजवाब प्रश्नोत्तरी आप सबके लिए बिल्कुल लाई जाती है। और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं। तो आप सब भाई बहन बिल्कुल जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो फिलहाल अगला प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि सा हा है, विकल्प बी चा छा जा झा है, विकल्प सी कह रहे यारा लावा है, या फिर विकल्प डी क च ट त प है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि कौन स्पर्श संघर्षी है, यानी कि स्पर्श व्यंजन भी है और उसको उच्चारण करने में संघर्ष भी होता है। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 39 एक बेहतरीन प्रश्न है और कुछ भाई बहन बिल्कुल भटक रहे हैं, विकल्प ए के पास जा रहे हैं। सही जवाब अब आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, चा छा जा झा, है ना। तो बिल्कुल जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, बोले चा छा झा, चा छा जा झा, चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सा सा हा जो है स्पर्श संघर्षी नहीं, बिल्कुल कहेंगे ना ये संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी और चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी है, यारा लावा अंतस्थ है और बिल्कुल ये क चौटा तपा है ना, ये उदित वर्ण होते हैं, यानी कि प्रथम प्रत्येक जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 39 का जो विकल्प था तो आप सबका विकल्प बी इज राइट आंसर, चा छा जा झा जो संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है, प्यारा सा प्रश्न है और अब आप लोग अपनी जो तैयारी देखे हो उसको परखिए कि लुंठित वर्ण कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि यारा लावा है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ला है, विकल्प सी रा है, या फिर विकल्प डी सा हा है। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। जो ला है ना, ये रा की बात करते हैं, तो रा आप देख पा रहे हैं ये लुंठित वर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और लुंठित का मतलब होता है कांपता हुआ या कंपन जात, और इसी को आप कब कहते हैं प्रकंपित वर्ण, तो ध्यान में रखिएगा। इसी को कहते हैं कांपता हुआ, या आप कह सकते हैं कि कंपन जात, या आप कह सकते हैं कि प्रकंपित स्वर कौन रा है। यारा लावा की बात करते हैं तो अंतस्थ है, ला की बात करते हैं तो पार्श्विक है, यानी कि बगल से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। और सा सा हा की बात करते हैं तो बिल्कुल उस व्यंजन है, ये ध्यान में रखिएगा, और इसी को आप कहते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 40 का विकल्प है सी रा इज राइट आंसर, लुंठित तो रा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है, यानी कि पार्श्विक व्यंजन कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रा, विकल्प बी ला, विकल्प सी यावा, या फिर विकल्प डी ढ। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में छाप लीजिए। बात करें तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को ला किया जाए, ला इज राइट आंसर। और उसके पूर्व ही हमने चर्चा किया था कि जो ला होता है ना पार्श्विक व्यंजन है, और पार्श्विक का मतलब होता है बगल से, है ना, दोनों बगलों से इसका उच्चारण होता है, तो श्वास निकलती, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। रा को भी आपने देखा कि लुंठित वर्ण है, कांपता हुआ, कंपन जात और प्रकंपित अन्य इसके नाम है। या वा की बात करें तो बिल्कुल या और वा की अगर बात करेंगे ना तो बिल्कुल अर्ध स्वर है, ध्यान में रखिएगा, है ना। आ ई मिलकर के या बना है और आ और ऊ मिलकर के वा बना है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और डो ढ की बात करते हैं तो बिल्कुल, है ना, यही तो है ताड़न जात वर्ण, है ना, इसी को दोगुण व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ताड़न जात वर्ण कौन है, बिल्कुल आपके ध्यान में आना चाहिए, ताड़न जात वर्ण यही है ना। इसी को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, इसी को दो स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, नौ विकसित व्यंजन कहते हैं, मेहमान वर्ण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 41 के विकल्प डी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो फिलहाल सही जवाब था विकल्प बी, ला इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि या और वा को कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि ताड़न जात वर्ण कहा जाता है, विकल्प बी स्वर वर्ण कहा जाता है, विकल्प सी अर्ध स्वर कहते हैं, या फिर विकल्प डी पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल आप सबका सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, अर्ध स्वर इज राइट आंसर, है ना। या और वा
अर्धस्वर है। अभी आपने देखा है कि आ और ई मिलकर के या और आ और ऊ मिलकर वाह हो जाता है, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। पार्श्विक ला होता बगल से, स्वर आप देख रहे हैं, है ना। तो आ से लेकर के ए औ तक, है ना, और तड़ंजा ढ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस वर्ण को दुस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि डाढ़ा को, विकल्प बी यावा को, विकल्प सी है सासाहा को, या फिर विकल्प जी चाचा झा को। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब आया, विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। डाढ़ा इज राइट आंसर। यही तो है जिसको आप कहते हैं ताड़नजात वर्ण, जिसको आप कहते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसको आप कहते हैं दुस्पृश व्यंजन, और इसी को आप नवविकसित या मेहमान वर्ण भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब। या वह भी आपने देखा कि अर्धस्वर है। सा साहा की बात करते हैं तो बिल्कुल उष्म व्यंजन है, और इसी को आप संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा छा जा झा, है ना, बिल्कुल स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 43 का बात अगर किया जाए तो विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में आयोगवाह वर्ण कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि विसर्ग आयोगवाह है, विकल्प बी महाप्राण, विकल्प सी अल्पप्राण, या फिर विकल्प डी संयुक्त व्यंजन। तो आयोगवाह की बात करें ना तो बिल्कुल आप सबका जवाब विकल्प ए आ गया, है ना। और आयोगवाह में विसर्ग, विसर्ग इसमें ये बिल्कुल है, और अनुस्वार और विसर्ग दोनों आयोगवाह में आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अल्पप्राण में 1 3 5 वर्ण आते हैं, ध्यान में रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन की बात अगर करते हैं तो छात्र ज्ञा श्रा, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 44 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि ई का उच्चारण स्थान है, ई माने दीर्घ, ई का उच्चारण स्थान क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कंठ, विकल्प बी तालु, विकल्प सी मूर्धा, या फिर विकल्प डी दंत। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए, तालु इज राइट आंसर, है ना। इचु ऐसा नाम तालु, ध्यान में रखिएगा। लिटुरसा नाम मूर्धा, है ना। आपको विसर्जनीय कंठ है, ये ध्यान में रखिएगा। लिटुरसा नाम दंदा है। तो फिलहाल यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 45 में ई का उच्चारण स्थान, तो विकल्प बी तालु इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 46 है कि ला को माना जाता है। अब ला को क्या माना जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मूर्धन माना जाता है, विकल्प बी उत्सर्ग माना जाता है, विकल्प सी दंत, या फिर विकल्प डी कंठ। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाख किया जाए, वत्सर इज राइट आंसर, क्योंकि नर सजल में आप देखे होंगे नर स ज ल, है ना, ला आ गया। तो यही ला है जो कि वत्सर के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 46 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 47 है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि वर्णों की संख्या कितनी है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि 32 वर्ण है, विकल्प बी 34 वर्ण है, विकल्प सी 33, या फिर विकल्प डी 36। तो बिल्कुल, है ना, आप सबको जवाब देना होगा। तो बिल्कुल हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे कर लीजिएगा ना कि बिल्कुल कि इनके व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अब आपका सही जवाब आना चाहिए, है ना। तो प्रश्न संख्या 47 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, और आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए, 33 इज राइट आंसर। 33 नहीं है तो आप 35 लगा लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो द्विगुण है डा और ढा को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व वर्ण का प्रयोग नहीं है। द्वित्व वर्ण का प्रयोग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि किसमें द्वित्व वर्ण नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि सच्चा में, विकल्प बी बग्गा में, विकल्प सी बलगा में, या फिर विकल्प डी कुत्ता में। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, विकल्प सी बलगा इज राइट आंसर। बात करें मित्रों द्वुत व्यंजन की, तो द्वुत का मतलब होता है कि एक बार स्वर रहित और फिर स्वर सहित, है ना। जो भी वर्ण अगर एक बार स्वर रहित और फिर दोबारा स्वर सहित आ जाता है तो उसको द्वुत व्यंजन कहते हैं। अब स्वर रहित का मतलब, इसे सच्चा आप कर रहे हैं तो स्वर चा आधा चा चा परक मत अच्छा, सा आधा चा चा परक मत अच्छा। तो एक बार स्वर रहित है, एक बार स्वर सहित है, यही ध्यान में रखिएगा, इसी को द्वुत व्यंजन कहते हैं। तो आपने देखा सच्चा में एक बार स्वर रहित, दोबारा स्वर सहित। आपने देखा बग्गा में गा एक बार स्वर रहित, फिर गा एक बार स्वर सहित है। आपने देखा बलगा में आधा ला है ना, और दोबारा गा है, यही बिल्कुल द्वुत व्यंजन नहीं है। कुत्ता की बात करें तो कु में कुत्ता कु
अधता अधता परकबंध, एक बार स्वर रहित फिर एक बार स्वर सहित है, तो इस कारण से इसमें भी द्वत्य व्यंजन है। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी इज राइट, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर, विकल्प बी दीर्घ स्वर, विकल्प सी प्लुत स्वर या फिर विकल्प डी घोष स्वर। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबका आ गया कि सर ह्रस्व, दीर्घ और विकल्प सी प्लुत स्वर इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बहुत बेहतरीन जवाब, और आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आप सबकी तैयारी इसी तरह से रही तो निश्चित रूप से आप सब चयनित होंगे। प्रश्न संख्या 50 है कि सा साहा बड़ के विषय में सत्य है। विकल्प कह रहे हैं कि ये वर्गीय व्यंजन है, विकल्प बी स्पर्शी व्यंजन है, विकल्प सी है संघर्षी व्यंजन है, या फिर विकल्प डी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, संघर्षी व्यंजन इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो सा व्यंजन है ना, बिल्कुल ये उस व्यंजन है, और क्योंकि रगड़ से उत्पन्न होता है, और इसी को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी तो चा छा जा झा इधर में रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन तो बिल्कुल स्पर्श व्यंजन जितने ध्यान में रखिएगा, है ना। तो का से माँ तक, और उसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 50 का विकल्प सी इज राइट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसी तरह से आप लोग अपना प्रेम जो है चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।